अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैनेजमेंट लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी अर्ली मैनेजमेंट के ऊपर, और अर्ली मैनेजमेंट में हम लोगों ने मैनेजमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था। उसकी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ली थी, लाइक पिरामिड्स की और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ईटीसी। सो उससे हम लोगों ने मैनेजमेंट को मज़ीद समझने की कोशिश की और हमें पता चला कि मैनेजमेंट की कुछ मेजर अप्रोचेस भी हैं। सो आज से ऑनवर्ड हम लोग मैनेजमेंट की अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लासिकल अप्रोच के ऊपर। ठीक है, सो व्हाट इज क्लासिकल अप्रोच एंड व्हाट आर द थ्योरीज रिलेटेड टू क्लासिकल अप्रोच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The question may appear in exam is like, explain the various theories in the classical approach. So we will discuss all the theories in classical approach one by one. So first we need to study what is classical approach. So classical approach in management refers to the set of principles and practices that emerged in the early 20th century. 20th सेंचुरी के अंदर जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स थे, प्रैक्टिसेस थी जो कि लोग कर रहे थे, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, क्लासिकल अप्रोच में आती हैं। ठीक है, सो क्लासिकल अप्रोच इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस दैट इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। सो मैनेजमेंट के ऊपर सबसे पहले जो स्टडी की गई थी, दिस इज क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, सो क्लासिकल अप्रोच के अंदर किस चीज़ को एम्फसाइज किया जा रहा है, इसके अंदर रेशनैलिटी को एम्फसाइज किया जा रहा है। रेशनैलिटी क्या है कि लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस। जब भी मैनेजर कोई डिसीजन ले तो उसके पीछे एक लॉजिक हो, ठीक है, उसके पास एविडेंस हो कि वो जो डिसीजन ले रहा है वो अच्छा होगा, ठीक है, वो प्रूव्स पे बात करे। क्वालिटी ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट इज नोन एज रेशनैलिटी। ठीक है, और रेशनैलिटी से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, वर्कर्स जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। जब मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेशनल डिसीजन लेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन कुछ और होगी एज कम्पेयर टू कि जब वो इरेशनल डिसीजन लेगा। सो रेशनल आपको समझ आ गया कि मैनेजर जब भी डिसीजन लेगा वो लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रॉपर प्लानिंग, इस बेस पे डिसीजन लेगा। ठीक है, एंड इरेशनल डिसीजन इमोशंस की बेस पे जो डिसीजन लेना। सो क्लासिकल अप्रोच का आपको पता चल गया कि 20th सेंचुरी के अंदर जो भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस थी मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सारी की सारी क्लासिकल अप्रोच में आती हैं। और क्लासिकल अप्रोच फर्स्ट स्टडी ऑफ मैनेजमेंट है। इसके साथ साथ क्लासिकल अप्रोच किस चीज़ को एम्फसाइज कर रही है, रेशनैलिटी को एम्फसाइज कर रही है। और रेशनैलिटी से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस और वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैकडोनल्ड। सो मैकडोनल्ड का नाम सुनते ही ना आपके मुंह में पानी आने लग जाता है जब आप उनके बर्गर्स को अपने माइंड में रिकॉल करते हैं। ठीक है, सो मैकडोनल्ड का एक बर्गर है विच इज़ बिग मैक। सो बिग मैक बर्गर आई एम श्योर आपने ज़रूर ट्राई किया होगा। इसके अंदर आपको लेयर्स ऑफ थिंग्स मिलती हैं। ठीक है, हर लेयर के अंदर एक ख़ास चीज़, उन्होंने एक ख़ास इंग्रेडिएंट डाला होता है और फिर उस इंग्रेडिएंट की एक ख़ास मिकदार होती है। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ सैलेड डाला है तो वो भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में होगा। ठीक है, और वो जो सैलेड है उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी। ठीक है, और उनका एक ऑर्डर होगा कि पहले हमने इस चीज़ को रखना है, फिर इस चीज़ को रखना है बन के ऊपर। ठीक है, एक प्रॉपर उसकी लोकेशन होगी ताकि एक मैकडोनल्ड के मैक बर्गर का जो टेस्ट है ना उसको मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, अब मैकडोनल्ड की हर बिग सिटी के अंदर आपको एक ब्रांच मिलेगी और हर बिग सिटी के अंदर वही वाली सारी चीज़ें दी जा रही होंगी जो कि एक मैकडोनल्ड का एक लिस्ट ऑफ कैटेगरी है कि जो वो फूड प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को। सो बिग मैक बर्गर जो है वो हर एक ब्रांच के अंदर दिया जा रहा होगा। तो बिग मैक बर्गर का टेस्ट जो है वो बरकरार रखने के लिए और उसको हर शहर के लोग की पसंद बनाने के लिए, ठीक है, मैकडोनल्ड क्या काम करेगा, कुछ स्ट्रेटेजी लगाएगा कि इसका जो टेस्ट है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो उसके लिए वो क्या करेगा कि जो लोग किचन में काम कर रहे होंगे और जो लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे उनको स्पेशलाइज्ड करेगा, उन्हें ट्रेंड करेगा उस काम में ताकि वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब किचन में जो लोग काम कर रहे होंगे उनका फोकस क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से उसको तैयार करें। ठीक है, उसका टेस्ट बरकरार रहे, कस्टमर को पसंद आए।
और जो फ्रंट एंड पे लोग काम कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कस्टमर्स को, और जो है ना वो हर कुछ उनके साथ बहुत अच्छे से डील करना, ठीक है, और उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना कि वो दोबारा उनके बर्गर ज़रूर ट्राई करें, वो ज़रूर आएँ, अपने फ्रेंड्स को लेकर आएँ। सो हर एक चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। लाइक हम लोगों ने जिस तरह से बात की कि एक ख़ास मिकदार में इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे, ठीक है, और एक स्किल्ड वर्कर ही ये काम सर अंजाम देगा, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर तो वहाँ पर हर चीज़ ख़राब कर देगा ना, एक टेस्ट उसका ख़राब कर देगा। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हर ब्रांच फॉलो कर रही है, ताकि मैकडोनल्ड का एक जो नाम है, एक जो उनकी चीज़ है, लाइक उनकी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनका टेस्ट बरकरार रखा जाए और हर तरह के लोग जो है वो इसको इजीली परचेज कर सकें। उसके अंदर प्राइस की बात आ जाती है और खाने में भी जो है ना वो सबको पसंद है। सो इसके अंदर उनको एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, रेशनल डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, इन सारी चीज़ों को अपने नज़र में रखना है और इन पे काम करना है। और इस सब के पीछे क्या है, मैनेजमेंट है, ठीक है। अब मैनेजमेंट के हम लोगों ने 5 फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। इन सारे के सारे फंक्शंस को मिलाकर एक ब्रांड बिल्ड हुआ विच इज़ मैकडोनल्ड। और फिर इस चीज़ को बरकरार रखना, तो उसके लिए उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, और तब ही मैकडोनल्ड जो है वो एक सक्सेसफुल फूड चेन कंपनी है। सो इस तरह से मैकडोनल्ड काम करता है और उसने अपनी एक रेपुटेशन जो है वो अराउंड द वर्ल्ड बरकरार रखी हुई है, ठीक है। सो क्लासिकल अप्रोच के अंदर जिन 3 थ्योरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे वो हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। सो आज के इस लेक्चर के अंदर क्लासिकल अप्रोच को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को। सो साइंटिफिक नाम से जाहिर है कुछ पीछे साइंस से रिलेटेड बात हो रही होगी। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किसने पेश की थी, वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने पेश की थी, जो कि एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था और जिसको कहा जाता था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसने अपनी एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और उसके अंदर उसने इस थ्योरी को पेश किया। So Taylor believed that management should use scientific methods to analyze work processes and fluid the most effective way to perform tasks. He emphasized the importance of standardization, specialization, and time and motion studies in achieving greater efficiency and productivity. ठीक है। सो टेलर का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, टाइम एंड मोशन स्टडीज़, इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा, इस पर जोर देना होगा, ठीक है, और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना होगा। अब साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड एक अप्रोच है जिसके अंदर टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है, लाइक स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक कंपोनेंट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, कि इस काम को परफॉर्म करते हुए कितना टाइम लगेगा, किस तरह का बंदा जो है वो इस काम को परफॉर्म कर सकता है, उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे इस काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है जब हमें पता चल जाएंगी एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड, तो काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और उस काम को परफॉर्म करने में जितनी मेहनत दरकार होगी, जितना टाइम दरकार होगा, उतना ही लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। और इस तरह से ये जो प्रोसेस है ना काम करने का, ये भी फास्ट हो जाएगा। जब काम करने का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे से जो है वो काम कर सकेगी और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकेगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो एक दिन में 10 पेंसिल्स बनाती हैं और अगर उन्हें पता चल जाए कि एक पेंसिल बनाने में कितना टाइम लगना है और किस तरह का मटेरियल चाहिए होगा, किस तरह का पर्सन जो है वो एक अच्छी पेंसिल बना सकता है, कितने टाइम में बना सकता है, जब वो इन सारी चीज़ों को कन्फिगर कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि फिर वो दिन में 20 पेंसिल्स बनानी शुरू कर दें, 40 पेंसिल्स बना लें।
तो ये फंडा था साइंटिफिक मैनेजमेंट के पीछे, ठीक है। दिस इज व्हाट टेलर सैड इन द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट को जब आप एक्सप्लेन करें तो आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बता दें, उसके बाद आप साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को डिस्कस करें, एंड देन आप लोग डिस्कस करेंगे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो इन प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है, नंबर 1, डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। सो अब हर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसके काम को एक साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, कि ये काम किस तरह के पर्सन के लिए ज़रूरी है, किस तरह का पर्सन इस काम को परफॉर्म कर सकता है, कितनी स्किल्स चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितनी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर रिसोर्सेज दरकार हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग फिगर आउट कर लेंगे, रादर देन कि हम लोग बस जो है वो इस बात पे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन की बिना पे डिसीजन लें और एक ऐसे पर्सन को दे दें, तो हम कहते हैं कि वो मेहनत करेगा तो कर लेगा, तो ये वाली सारी चीज़ें ना कि हो जाएगा, रादर देन कि हम लोग कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करें, ठीक है, और बस एक पर्सन को असाइन कर दे काम और हम कहेंगे ये थोड़ी सी एफर्ट पुट करेगा तो कर लेगा। हम लोग उसके टाइम पे फोकस ना करें कि चलो एक स्किल्ड पर्सन उसको एक दिन में परफॉर्म कर रहा है तो अनस्किल्ड पर्सन उसको 2 3 4 दिन लगा देगा, लेकिन वो कर तो देगा ना। तो ये वाला जो एक डिसीजन है ना, ये क्या है, ओल्ड रूल ऑफ थंब है, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, बस अप्रॉक्सीमेशन की बिना पे हम लोगों ने उसको टास्क असाइन कर दिया है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसका प्रिंसिपल क्या था कि हर एक इंडिविजुअल के काम की एक साइंस जो है उसको डेवलप किया जाए। नंबर 2 इज साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेन टीच एंड डेवलप द वर्कर, ठीक है। साइंटिफिकली हमने देखना है कि क्या ये पर्सन इस टास्क के लिए एलिजिबल है, इसको परफॉर्म कर लेगा, क्या इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, और फिर उसकी बिना पे उसको ट्रेन किया जाए, उसको टीच किया जाए, और ताकि वो अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर ले। Number 3 is heartily cooperate with the workers so as to ensure that all work is done in accordance with the principles of the science that has been developed, ठीक है। सारे के सारे वर्कर्स को एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस से रिलेटेड जिनको डेवलप किया गया है उनके तहत काम हो सके, और काम में जो एक दूसरे की हेल्प चाहिए वो भी हो जाए, और किसी से नहीं हो रहा तो वो ऑब्वियसली हेल्प से हो जाएगा, ठीक है। सो कॉपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के दरमियान इक्वली जो है वो डिवाइड होना चाहिए। यानी एक वर्कर ने एक्चुअल उस काम को परफॉर्म करना है और एक वर्कर को जो मैनेज करना है वो भी तो कोई टास्क है ना, यानी उसको जो जो चीज़ें चाहिए वो उसको प्रोवाइड करना ताकि वो अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर ले। तो ये जो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपना काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर ले, विच इज़ बेटर सूटेड देन द वर्कर्स। सो दिस इज़ व्हाट टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, जिसमें सबसे पहले हमने इंडिविजुअल के काम की एक साइंस डेवलप करनी है, उसके बाद हम लोगों ने उसको ट्रेन करना है, टीच करना है उसको, ताकि वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर ले, और उसके बाद एक चीज़ है वो चीज़ कि जब वो काम को परफॉर्म कर रहा होगा तो वहाँ पर कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है अदर वर्कर्स के साथ, ताकि जो भी काम है वो एक साइंस के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हो जो कि डेवलप की गई है ओवरऑल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद कि काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है इक्वली डिवाइड होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान, ताकि काम जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। सो टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड विच इज़ नोन एज पिग आयरन एक्सपेरिमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। सो इसके अंदर क्या था कि टेलर जिस तरह से कह रहा है कि हमें हर टास्क को डिवाइड करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि ये टास्क कौन सा बंदा परफॉर्म कर सकता है, इसके लिए कितना टाइम है चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए। तो इस तरह से टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया पिग आयरन पे। सो पिग आयरन जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ आयरन है, एग्जैक्टली अभी वो आयरन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। So Taylor was a person who studied how to work more efficient. He came up with 4 ideas that he thought would help both workers and bosses make more money. To test his ideas, he conducted an experiment with iron workers. These workers loaded big pieces of iron into trains. Okay, and they usually moved about 12.5 tons of iron every day.
ठीक है, अब आपको पता चल गया कि टेलर क्या काम करना चाह रहा था। वो ये चाह रहा था कि उसकी ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसके ज़रिए लोग जो है वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। ठीक है, अब उसको प्रूव करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया आयरन वर्कर्स के साथ, और उसमें क्या था कि आयरन वर्कर्स जो थे वो एक दिन के अंदर 12.5 टन्स जो है वो आयरन लोड करते थे ट्रेन के अंदर। ठीक है, बिग पीस ऑफ आयरन which is about 12.5 tons loaded into the trains. So अब टेलर का क्या कहना था? टेलर believed that if he could configure out the best way to load the iron, he could get them to move 47 or 48 tons. So he tried out different ways of loading the iron and finally found the best method. He found that if he put the right person on the job, gave them right tools and motivated them with more money, they could move more iron. Okay. सो टेलर का ये मानना था कि अगर एक बेस्ट मेथड पता चल जाए ट्रेन के अंदर आयरन को लोड करने का, तो ये आयरन वर्कर्स जो है ना, ये एक दिन में 47 और 48 टन्स जो है वो आयरन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं ट्रेन्स में। सो उसके लिए उसने डिफरेंट रिसर्चेस की, और वहाँ पर उसने डिफरेंट मेथड्स जो है उनको फाइंड आउट किया, और फिर देखा, अप्लाई किया, तो उससे जो सबसे बेस्ट मेथड मिला, ठीक है, जो उसने फाइंड आउट किया, उसमें क्या था कि अगर एक राइट पर्सन को ये जॉब असाइन कर दी जाए, राइट पर्सन मीन एक स्किल्ड पर्सन जो इस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है विद द राइट टूल्स, और उसको कहा जाए कि आपको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, जिससे वो मोटिवेट होगा और काम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो ये काम जो है वो ऐसे हो सकता है कि 47 और 48 टन्स जो है वो लोड कर दिया जाए आयरन ट्रेन में। ठीक है, कब होगा? जब राइट पर्सन को राइट टूल्स और राइट जॉब असाइन होगी, और उसको मोटिवेट किया जाएगा कि उसको इस काम के ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो जो है एक आयरन वर्कर एक दिन में 47 टू 48 टन्स जो है आयरन लोड कर सकेगा ट्रेन में। ठीक है, सो दिस इज द साइंस बिहाइंड आयरन वर्कर्स. So this is the method which is based on scientific management and founded by Taylor. Okay, so Taylor used these methods for other jobs and found that they worked well. He was able to make workers more productive by 200% or more. Because of his work, he became famous and inspired other people to study how to make more efficient. सो टेलर ने ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट जॉब्स पे परफॉर्म किया, ठीक है, और उसने वर्कर्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया, और इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा पैसे कमा सकती है, और इससे बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर भी हुए, और इसकी वजह से जो है वो टेलर फेमस हो गया। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो द लास्ट थिंग इज हाउ टूडेज मैनेजर्स यूज साइंटिफिक मैनेजमेंट. आज के मैनेजर किस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं. ठीक है, आज के मैनेजर जो है वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए. ठीक है, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर सम वेज दैट मैनेजर्स यूज साइंटिफिक मैनेजमेंट टुडे इंक्लूड आर स्टैंडर्डाइजेशन, डिविजन ऑफ लेबर, टाइम एंड मोशन स्टडीज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स. ठीक है, हर काम को परफॉर्म करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, एरर को रिड्यूस किया जा सकता है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, लेबर के जो टास्क है उसको डिवाइड कर दिया जाना, और जिस तरह से हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर बात की थी टाइम एंड मोशन की बेस पे. ठीक है, ताकि एक राइट पर्सन को राइट टूल और राइट जॉब असाइन की जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके. और जिस तरह से हम लोगों ने बात की कि कहाँ पे 12.5 टन्स एक पर्सन जो है वो एक दिन में लोड कर रहा है, और अगर हम लोग एक राइट पर्सन और राइट जॉब, राइट टूल असाइन कर दिया जाए, तो 47 टन्स जो है वो आयरन लोड किया जा सकता है एक दिन में. ठीक है, सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये किस पे बेस करी हैं? राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टूल, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मैनेजमेंट. और फिर उन वर्कर्स को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजारते रहना, ताकि वो उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी एफिशिएंसी को मज़ीद इंक्रीज़ किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा पैसे कमा सकें. ठीक है,
एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, जिसकी बात टेलर ने भी की अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि अगर आप लोग एक स्किल्ड पर्सन को राइट जॉब राइट टूल असाइन कर दिया है आपने, तो उसके साथ उसको मनी से मोटिवेट भी करना है कि भी आपको इतने पैसे मिलेंगे इस काम के, ठीक है, इसके साथ आपको बोनस मिलेगा, आपको हेल्थ की फैसिलिटी मिलेगी वगैरह वगैरह, ताकि एम्प्लॉय जो है वो काम में इंटरेस्ट ले और अच्छे से अपनी जॉब को परफॉर्म करे। ठीक है। सो ये सारे के सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि टाइम के साथ इवॉल्व होते रहे हैं, और मैनेजर्स जो हैं वो इनको डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए यूज़ करते हैं। ठीक है। सो आई होप कि आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी पॉइंट साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्कस किए हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट का इंट्रो दे देना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो इसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करें, टेलर्स के पिग आयरन वाले, और उसके बाद आप लोग बताएं कि किस तरह से आज के मैनेजर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है। So if you have any question, any query related to scientific management, put it in comment section. I will definitely reply you. And don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!